नमस्कार दोस्तों, आज करेंगे नई शुरुआत। फिर से होगी एक नई बात। टुडे विल बिगिन विथ मोशन इन अ प्लेन। एंड क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एक ब्रीफ ओवरव्यू फॉर्म किया था व्हाट इज मोशन इन अ प्लेन, सो टुडे विल बिगिन विद द डेफिनेशन। विल टेक अ क्रिस्प रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव डन येस्टरडे। एक छोटा सा ग्लिम्स जो होगा यहाँ पे दर्शाया जाएगा। जल्दी जल्दी उन बातों को करेंगे ताकि आज हम वेक्टर्स को स्टार्ट कर सकें। फोकस है वेक्टर के ऊपर। हमें वेक्टर के हर एक उस पॉइंट को जानना है जिससे हम वेक्टर के सवालों को, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सॉल्व कर सकें। कहानी थोड़ी लंबी है। रीजन मैं मान के चलूंगा कि वेक्टर आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। एंड विल बिगिन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिस्कशन अननेसेसरीली लंबा होगा। वो इसीलिए होगा क्योंकि हम बहुत बेसिक पॉइंट्स को उठाकर अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे। कि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कर करके नए शब्दों को सीखना, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सो इट्स मच बेटर दैट यू गो बाय एन अप्रोच वेर यू लर्न सो दैट योर माइंड एक्सेप्ट्स। एंड जब कभी आप उन सवालों को लगाएं तो वो शब्द आपके लिए ना दिक्कत हो और साथ ही साथ आप उन्हें तवज्जो भी दें, ध्यान दें। तो शुरू करेंगे मोशन इन अ प्लेन से। कल मैंने यह बताया कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्यों मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का हमने पूरा रिवीजन लिया। उसका रीजन है कि जब आप मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको तोड़कर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही सॉल्व करने वाले हैं तो हम पहले उसको रिवाइज करेंगे। उसके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, देखिएगा जाकर। ठीक है, मैंने तो काउंट भी करना बंद कर दिया रिलेटिव पे आने के बाद, क्योंकि हमने इतना थरो प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन के लेवल को इस तरह से हौले हौले बढ़ाया कि हवा तो नहीं। रिपीट जोक, डिस्क्लेमर। चलिए, तो मोशन इन अ प्लेन के अंदर हम सबसे पहले उसको एक डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन अलोंग अ पाथ दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यानी पहला प्रिलिमिनरी कंडीशन है कि किसी भी प्लेन में होने वाले मोशन को आप तभी उसको मोशन इन अ प्लेन कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को, जब वो स्ट्रेट लाइन पे ना हो। इट शुड नॉट बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इट्स पोजीशन रिक्वायर्स टू कोऑर्डिनेट्स दैट चेंज विथ टाइम। अच्छा, अब समझिएगा, अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन को आप डिफाइन कर रहे हैं और डिफाइन करते वक्त खाली एक का कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट है, जैसे एक्स। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स तो स्ट्रेट लाइन में वही डायरेक्शन था। बट अगर एक्सिस की बात करें तो एक सिंगल डायरेक्शन में ये मोशन फिक्स्ड है एंड दैट इज एक्स, अलोंग एक्स। अब यहां कह रहा है दू पार्टिकल, सॉरी दू पोजीशन चाहिए। पार्टिकल तो एक का है, ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो पार्टिकल है उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यू नीड टू कोऑर्डिनेट्स। बट अगर मैं ये बात कहकर इस डेफिनेशन को छोड़ देता हूं, ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं किसी पार्टिकल के मोशन को इस लाइन के अलोंग शो कर रहा हूं कि ये लाइन है जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, और किसी ने यहां पर एक्स एक्सिस खींच दिया, किसी ने यहां फिर वही उसी आदमी ने यहां पर वाई एक्सिस खींच दिया, और फिर इसके डिफरेंट लोकेशन को हमने कहा भैया ये रहा पार्टिकल, अलग अलग जगह पर, साइज बड़ा छोटा नहीं हो रहा, एक का पार्टिकल है। तो ये इसके डिफरेंट लोकेशंस को मैंने स्पेसिफाई किया। अब अगर मैं इतनी सी डेफिनेशन पे खाली मान लो मैं ये पहला वाला पार्ट भूल जाऊं कि दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो मैं तो ये बोलूंगा यार कि एक्स और वाई एक्सिस, अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो सर तो पंगा खत्म, ये तो मोशन इन अ प्लेन है। अरे बिल्कुल नहीं भाई, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट थोड़ी है कि देखने वाला बताएगा। अरे जो मोशन हो रहा है, अभी तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, रिलेटिव में जब जाते हैं तब ऑब्जर्वर भगाते हैं ना भैया, तो उसके हिसाब से कहानी नहीं। अभी ये बात बोल देते हैं, अच्छा हुआ डिस्कस करते वक्त ये बात पे मेरा दिमाग गया। ठीक है, कि ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, फिर से उसके पैरों में हमने कीलें ठोक दी। ठीक है, मतलब नॉट लिटरली, जस्ट सेंस। तो अब अगर इसके हिसाब से, इस लाल कलर के बंदे के हिसाब से अपन बोलें कि भैया जे डिफरेंट लोकेशंस हैं और अब तो एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा है, तो ये तो मोशन इन अ प्लेन हो गया, तो ये रॉन्ग है। रीजन बीइंग, पहली कंडीशन ही स्ट्रेट लाइन है। बट मैं कहता हूं इसको थोड़ा सा और थरोली समझ लो कि भैया इसको 1D 2D में डिवाइड कैसे करते हैं। आप देखिए वहां मोशन इन अ प्लेन के बाजू में छोटा सा ब्रैकेट है, दुबक के वहां एक 2D नाम की चीज लिखी हुई दिख रही होगी। 2 डायमेंशन, 2 कोऑर्डिनेट्स नीडेड टू स्पेसिफाई द मोशन। बट मैं कहूंगा दोज 2 कोऑर्डिनेट्स शुड बी इंडिपेंडेंट।
आप जब मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो खाली इतनी बात कहकर छोड़ देना कि 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है एंड इट इज 2D मोशन, तो ये लीजिए आपका मोशन इन अ प्लेन, बट ये तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? इसीलिए मैंने सबसे अच्छा, मैं मोशन इन अ प्लेन को इस चैप्टर में कई बार डिफाइन करूंगा, मतलब इसीलिए नहीं कि मैं भूल जाऊंगा कि कर चुका हूं, इसीलिए कि वो डेफिनेशन स्टेप वाइज बढ़ेगी, उसकी डिफिकल्टी एंड पॉइंट कहां पर होगा, व्हाट इज मोशन इन अ प्लेन, अगर मुझे सिंपल भाषा में डिफाइन करना है तो ठीक है, एंड पॉइंट है ये। बट डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा ग्रास्प करने में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में, अपन है भाई, चीज को इतना छोटा तोड़ेंगे, इतने छोटे हिस्से में तोड़कर उठा के आगे लेके जाएंगे कि हर चर्चा पर बहुत कम बातें आए और न्यूमेरिकली अप्लाई हो जाएं। तो अगर तुम्हें ये मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहना चाह रहा हूं कि हम इस पर्टिकुलर पार्टिकल के मोशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भैया ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है कि मोशन इन अ प्लेन, तो अगर ये डिफाइन करना है कि एंड पॉइंट पर मोशन इन अ प्लेन जाकर क्या कहेगा एंड पॉइंट पर, तो ये डायरेक्शन है पार्टिकल के मोशन का। अब इसी के अलोंग ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, अरे जिधर जा रहा होगा वहीं वेलोसिटी होगी, सिंपल पॉइंट। मैं इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन बना रहा हूं, वो एक्सेलरेशन या तो इधर है इस तरफ, या वो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, दो ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर इधर की तरफ है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा होगा, और इधर की तरफ है तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटा रहा होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या वो इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ देगा, बोलिए, क्या वो इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ देगा या इसी स्ट्रेट लाइन पर जाता रहेगा? अरे बिल्कुल जाता रहेगा भैया, सिंपल है। तो मुझे अगर ये डिफाइन करना है कि किस केस में यही मोशन इन अ प्लेन बन जाता है उस पॉइंट पर, तो देखिएगा ये लाइन ऑफ मोशन है, चलो पूरा नहीं, मतलब चलो पूरा बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे वो जाएगा नहीं उस पर, इसीलिए मैं सोच रहा हूं। देखिए, अगर ये लाइन ऑफ मोशन है और ये पार्टिकल है, ये इस लाइन पर जा रहा था, इसकी वेलोसिटी अभी इधर की तरफ थी, लेकिन किसी ने क्या किया, इस पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगाया, यहां लगाने लग गया। अरे मैंने वेक्टर नहीं पढ़ाया, मैंने 2D वेक्टर के बारे में नहीं समझाया, मैंने कंपोनेंट लेना नहीं बताया, ठीक है, वेक्टर दिखता कैसा है मैंने वो तक डिस्कस नहीं किया अभी, और मैं तुम्हें ये डेफिनेशन बता के कंपोनेंट खिलवा के बोलूं अरे ये है मोशन इन अ प्लेन, वाओ, यूजलेस, बिकॉज व्हेन दैट पॉइंट कम्स आवर ब्रेन विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट, मान पावेगा कि हां, तो उस सेंस पे, मतलब उस सेंस को डेवलप करने के लिए विल टेक सम टाइम। तो अगर ये तरीका होता, मान लो आप इधर जा रहे हो, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और आपका बावला दोस्त आपको ऐसा ऐसा इधर खींच रहा है, तो आप कुछ देर बाद चाहे क्रोध में ही सही उसकी सुताई करने, या बोल बे क्या हुआ ऐसे, या वो हाथ पकड़ के खींच रहा है, तो थोड़ा तो चले जाओगे ना उधर। तो अगर आप थोड़ा उधर चले जाते हो, यानी इस लाइन ऑफ मोशन पर जब आप मूव कर रहे थे, व्हेन यू आर मूविंग, तो इस एक्सेलरेशन ने, मैं कंपोनेंट छोड़ो, ये सब छोड़ो, थोड़ा आपको इधर घुमा दिया है भाई, थोड़ा इधर घुमा दिया, परफेक्टली नहीं बोल रहा हूं क्योंकि फिर टेंजेंट छोड़ो, मतलब टेंजेंशियल शो करना पड़ेगा, मैं ये सब अभी नहीं बोलना चाहता, इट विल कम, और जब आएगा तो धूम मचाएगा। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को जब मैं इस वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ना तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि स्पीड बढ़ेगी घटेगी, ये बताओ, ये एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, ये सब नहीं डिस्कस हो रहा है भैया, तुम उस रास्ते को छोड़ दोगे। अब जब तुम उस रास्ते को छोड़ दोगे तो यहां पर तुम्हारा पोजीशन जब पार्टिकल का स्पेसिफाई किया जाएगा तो एक्स और वाई दोनों कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पहले अगर मान लो तुम जिस लाइन पर चल रहे थे वो एक्स है, तो अब तो भैया वाई में भी गए तुम, समझे? तो ये जो है ये मोशन इन अ प्लेन है, और ये एंड डेफिनेशन है, और ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। तो हमने जब इस डेफिनेशन को यहां पर दिया और इस स्ट्रेट लाइन पे चलने वाले पार्टिकल की चर्चा की, तो इस पार्टिकल के लिए y इक्वल टू kx लिख भर देने से इसकी इक्वेशन मिल गई भैया, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो अगर ये y x मतलब अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो y इक्वल टू kx है, इक्वेशन है। अब इस केस में आप नोटिस करिए x और y इस तरह से कोरिलेटेड है दैट द मोमेंट यू फिक्स योर x, द y इज आल्सो फिक्स्ड, यानी इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली बताने के लिए खाली एक का कोऑर्डिनेट नेसेसरी है। हमारी मुंडी के पास होगा x, यही है। तो इसका मतलब खाली अगर रिक्वायरमेंट x की है तो कैसे प्लेन, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में कह देते हैं कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है,
ये प्लेन है। अच्छा, यहां पर एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने से काम चल जाएगा। अगर दो भी दे रखे हैं कार्टेशियन सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप एक को डिफाइन करने से, एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करने से काम चल जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं। अगर किसी की खुजली इसको स्ट्रेट लाइन ना मानने की भी है तब भी, कि भैया प्लेन बना के अपने एकदम एक्स वाई जेड, मतलब वहां जेड भी बना देते हैं, अरे क्या फर्क पड़ रहा है भैया। तो इस वाले में हमको पार्टिकल का एक्स और वाई दोनों बताना पड़ेगा, क्योंकि कर्व जब भी, इक्वेशन जब भी आपस में कोरिलेटेड होगी, व्हेन द इक्वेशन इज कोरिलेटेड, ठीक है, इस तरह से अगर वो एक्स और वाई आपस में दिख रहा है, हाँ, अगर एक्स और वाई आपस में ऐसा कोरिलेटेड है, एक नोट करके पॉइंट है, रुकिएगा उस पर, जस्ट वो एंड पॉइंट है, फिर हम वेक्टर शुरू कर रहे हैं। तो वाई और एक्स का जो अपना जो आप मतलब आप रिलेशन देख रहे हैं इस प्लेन के लिए, समझिएगा, यहां अगर आप एन, जो n है, अगर इस n को आप ध्यान से देखें तो मैं कहूं एक मतलब एक y पर कितने x होंगे, या दूसरे वाले के लिए एक x पर कितने y होंगे। अरे मल्टीपल हो सकते हैं भैया, n तो पावर है ना, इक्वेशन नहीं समझते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने निकलते हैं, दो। सेंस बन रहा है कि नहीं, वो आगे जाकर क्लैरिटी आएगी, पैराबोला की इक्वेशन हम क्या होता है प्रोजेक्टाइल में लिखेंगे भैया, फिर बोलेंगे अरे दो पोजीशन पॉसिबल है, एक। तो आप ये जो डिस्कशन है इसमें और अंदर ना जाते हुए, क्योंकि मोशनल प्लेन में बात एकदम डेप्थ में होगी, ठीक है, इसलिए अपने आपको रोक रहा हूं मैं थोड़ा, मैं ट्रेजेक्टरी बोलने से, मैं उसकी एक्चुअल डेफिनेशन देने से थोड़ा रोक रहा हूं, शुरुआत है इसीलिए, इसके बाद मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है, सारे बंधन तोड़ राधा पढ़ा देगी। तो यहां इस वाले केस में लास्ट पॉइंट जो है नोट करके, बाकी सब मैं हटा देता हूं, खाली ये पॉइंट है, इसको एक बार देखिए। जूम करने का भी मन कर रहा है बट टाइम वेस्ट। डायमेंशनलिटी ऑफ मोशन, देखिएगा, डायमेंशनलिटी ऑफ मोशन इज डिसाइडेड बाय हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यानी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो अभी वाले एग्जांपल में y और x स्ट्रेट लाइन रिलेटेड हो वो नहीं। इट इज नॉट डिसाइडेड बाय हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स हैपन टू चेंज न्यूमेरिकली, इट इज नॉट डिसाइडेड। सर पार्टिकल तो 1,1 से 2,2 3,3 4,4 पे जा रहा है, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, टाइम 0 1 2 3 सेकेंड पर, सांस खत्म हो गई, ठीक है, तो पूरी नहीं। तो इट इज नॉट डिसाइडेड बाय हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स हैपन टू चेंज, क्योंकि उनका डिपेंडेंसी आपस में नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहना चाहिए, एंड दे शुड बी इंडिपेंडेंट। अब डायरेक्शन जब इतना खेले तो तुमको नहीं लगता है डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए कितनी बातें बोलनी पड़ेंगी शब्दों में, कि ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये उधर से वहां जा रहा है। अरे भैया स्ट्रेट लाइन है क्या, कि एक का डायरेक्शन था, पॉजिटिव नेगेटिव बोल के एकदम जिंदगी सुहानी लगती थी। हाँ, चैप्टर में जब आप अंदर एंटर करेंगे तो वही सुहानापन कब से खुरदुरे रास्ते में तब्दील हो जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप सब्जेक्ट से क्या एक्सपेक्ट करके बैठे, आसानी, क्या आप स्टेबिलिटी मेंटेन करके बैठे हैं, आप चाह रहे हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, नहीं। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग विथ पेशेंस डीलिंग सब्जेक्ट, कि वो पेशेंस रखना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाइए, वेर यू वांट टू गो, दैट दिस बिकम्स अ टूल which will be taken and will be kept with you whenever it is needed. It can be used whenever it is needed. रख के क्या करिएगा, रखा तो बहुत कुछ है। चलिए, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है। अब क्योंकि यहां डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत है, तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए जरूरी होगा वो होगा वेक्टर्स, ठीक है। देखिए, बंदा अगर बोलते वक्त इधर उधर भटके, ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि यहां एक लिखने वाला पैड और सामने अपने आप को देखने के लिए एक लैपटॉप, ये दो गो चीज लेके बैठा है, और कैमरे के दो लेंस में आंखें मानकर उससे वार्तालाप, वाह। तो हो सकता है चीजें इधर उधर जाएं while discussing random points, not the concept. When I go into a topic, I know each and every point in sequence, because physics is like a big question, बड़ा सवाल,
जिसको इतने छोटे छोटे हिस्से में तोड़कर चैप्टर बना दिए, उनके भी छोटे छोटे हिस्से करके टॉपिक बना दिए, और उनके छोटे छोटे हिस्से करके केसेस बना दिए, फैक्ट्स बना दिए, और उन्हीं को जब देख लिया तो काम हो गया। अब टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहला टॉपिक होगा वेक्टर, यानी द मैथमेटिकल टूल हेयर विच विल बी नीडेड इन दिस केस। ठीक है, थोड़ा ठंडक कम कर लें भैया, गला रहा है, मौसम बढ़िया है। तो वेक्टर्स के अंदर हम बात करेंगे जिस मैथमेटिकल टूल की, उसमें विल टेक डिफरेंट पॉइंट्स, उसको कैसे नोट करते हैं, 2D वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस को कैसे आप बार बार नाम न लेकर भी डील कर सकते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। हाँ, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी है, वो मल्टीप्लीकेशन मैं यहां नहीं उठाऊंगा, वो मैं उठाता हूं तोड़ तोड़कर। पहले पढ़ाऊंगा वर्क पावर एनर्जी में डॉट प्रोडक्ट, और रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क पढ़ाने के लिए, और एंगुलर मोमेंटम। तो टॉपिक्स टू बी कवर में पहला है वेक्टर, दूसरा आएगा मोशन इन अ प्लेन। अब कहेंगे सर ये कैसा नाइंसाफी है, अभी आप 10 मिनट चीखे चिल्लाए, कल 18 मिनट चीखे चिल्लाए मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, आप फिर से मोशन इन अ प्लेन में जाइएगा। हाँ, बिकॉज दैट वे विल गोइंग, बिकॉज इफ वी आर डन विद वेक्टर्स तो इक्वेशन में वेक्टर दिखना शुरू हो जाएगा ना, वो ऊपर डंडी खिंची हुई एरो के साथ बनी हुई। तो जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम मोशन इन अ प्लेन के लिटरल इक्वेशन को, जैसे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं गए थे कि लिटरल सिचुएशन के डेटा को पुट कर करके वैल्यूज निकाल रहे थे, वैसे निकालेंगे, बट इस बार वेक्टर में डायरेक्टली। ठीक, चलिए इसके बाद हमारे धड़ के पीछे छुप गया है प्रोजेक्टाइल मोशन। बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कैसे आप एक प्रोजेक्टाइल को या एक प्लेन में होने वाले मोशन को दो अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करते हैं, और कैसे जैसे आपने पूरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन पढ़ा वैसे सॉल्व करते हैं, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन। क्योंकि जरूरी नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आप में ही सिर्फ यही इंपॉर्टेंट हो भैया, फ्लूइड मैकेनिक्स नाम के चैप्टर में भी आ रहा होगा, रोटेशन नाम के चैप्टर में भी आ रहा होगा प्रोजेक्टाइल में भी। ठीक है, तो हम जब इस चैप्टर के बारे में, वो क्या बोलते, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म में आ रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रहा होगा, तो यानी समझने वाली बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को यहां पढ़ लेंगे तो जरूरी नहीं सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है कि हमने इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल देख लिया सर हमारा जेई का सिलेबस हो गया, सर हमने ऑब्लिक और क्या बोलते हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देख लिया हमारा नीट का सिलेबस हो गया। ठीक है, तो बात तो पूरी होगी लेकिन एप्लीकेशन आगे भी है। उसके बाद लेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, गोला लगा देते हैं, सर्कुलर मोशन पे बात होगी। उसके बाद सर्कुलर मोशन में हम ये सब चीजें पे चर्चा करेंगे कि भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, कैसे पता करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पढ़ने भी वाले हैं कि सीधा रोटेशन में जाकर जब टॉर्क और जब हम बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चर्चा करेंगे तब जाके बात होगी, वहां पर देखेंगे रोटेशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है, छोटे छोटे पॉइंट है नेसेसरी। और इसको हम पूरा वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में चीजें डिफाइन की थी, पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। मजा आ रहा है। ठीक, तो सर्कुलर मोशन में बात करेंगे। फिर ये खत्म करके हम जाएंगे रिलेटिव। सर फिर से आएगा, ये पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D की, कि जब किसी ट्रेन क्रॉसिंग पर गाड़ी लेकर, बाइक लेकर हम पहुंच रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और ट्रेन जा रही होती है, तो हमें जो प्रतीत होता है एकदम सन्न होकर मतलब आप एकदम टकटकी लगाकर बस वहीं ध्यान से बाकी दुनिया की हर चीज को भूलकर, परेशानियां, पढ़ाई, मार्क्स, पेरेंट्स एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग विच मेक्स यू वरी, ये सारी चिंताएं छोड़कर आप खाली उस ट्रेन को एंजॉय कर रहे हैं जस्ट बाय लुकिंग, एंड यू आर मूविंग नॉट एट अ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि आप उड़ाने वाले थोड़ी हैं भैया। तो देखने लगते हैं तो एक अलग सा मोशन दिखने लगता है। जब आप फुटबॉल खेलने ग्राउंड पर जाते हैं और एक बंदा इधर भाग रहा है, एक बंदा इधर भाग रहा है, या इधर रैंडम किसी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो एक अलग मोशन दिखता है अगर आप वहीं ध्यान से ऐसे देखने लग जाएं तो। बात करेंगे रिलेटिव इन 2D में। अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा सर, आपने कल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और आज भी आपने इंट्रोडक्शन दिया, जरूरी है। कल का इंट्रोडक्शन वाज मेजॉरिटी, मतलब
मेजरली, नॉट मेजॉरिटी, मेजॉरिटी तो बनेगी धीरे धीरे, तो मेजरली हमने इस बात पर फोकस किया था कि स्ट्रेट लाइन में हमने क्या क्या पढ़ा और एक बेसिक डेफिनेशन हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट से अटैच की। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करने से। फिजिकल क्वांटिटी हमने यूनिट्स एंड मेजर मतलब जो आपका चैप्टर था वहां पढ़ा था, मेजरमेंट चैप्टर था, वहां हमने पढ़ा था क्या कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फिर हमने कहा भैया फंडामेंटल कौन सी है, डिराइव्ड कौन सी है, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू वहीं दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, वहां नहीं, आई थिंक हाँ स्ट्रेट लाइन में दिया था, याद आ गया। स्ट्रेट लाइन में जब मैंने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब समझाना शुरू किया तब मैंने वेक्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि भाई साहब यहां पर जो क्वांटिटीज हैं जिनकी डिमांड सिर्फ मैग्नीट्यूड से फुलफिल नहीं होती, उनको चाहिए डायरेक्शन भी। तो एक सेंस यहां पर था कि व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, तो खाली एक जल्दी से एक पॉइंट बोलेंगे और निकल लेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड ही डिफाइन करने से काम चल जाता है, उसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पीड, डिस्टेंस, आप गाड़ी कहीं भी मोड़ लीजिए, डिस्टेंस को उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जोड़ता चलेगा। गाड़ी का ओडोमीटर जो दिखाता है वो सिर्फ कहीं भी गाड़ी मोड़ लीजिए, यू टर्न मार लीजिए खड़े खड़े, तब भी वो तो नोट करता ही जाएगा, ऐड करता ही जाएगा, यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन दैट क्वांटिटी इज ओनली फोकस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। सो नेक्स्ट क्वांटिटी इज वेक्टर। अब वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। और एक और मतलब बात यहां पर हम अटैच कर देंगे, दैट इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर ये ओबे करता है तो क्या सर हम अभी से जानते हैं वेक्टर लॉ? अरे भैया पिक्चर के ट्रेलर में पूरी पिक्चर दिखा दे तुमको, ठीक है, इतना वसूली करिएगा। तो वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड भी है उसके पास, डायरेक्शन भी है, जैसे वेलोसिटी, जैसे फोर्स, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे पोजीशन, जैसे टॉर्क, ये सब क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इक्का दुक्का नाम नहीं भी सुना तो कोई नहीं। तो हम ये वेक्टर क्वांटिटी की डिमांड सिर्फ मैग्नीट्यूड से पूरी नहीं होती कि भैया एक यूनिट बता दो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अपना काम हो गया, नहीं, वो कहता है डायरेक्शन भी नेसेसरी है। एंड व्हाई यू नीड द डायरेक्शन, बिकॉज दैट क्वांटिटी विल बी कंप्लीटली डिफाइंड। अगर मुझे घर का, मान लीजिए घर का दरवाजा लॉक हो गया और आप बाहर खड़े हैं और वो बाहर से खुल जाता है, लेकिन आप नए हैं और अंदर वाला इंसान चीख चिल्लाकर कह रहा है खोल बे खोल बे, कुछ अभद्र शब्द भी यूज कर रहा है, लेकिन मेजरली यही फोकस्ड है कि खोल बे, ठीक है, और आप लगे पड़े हैं उसको उस डायरेक्शन में धक्का देने में जहां पर वो बंद होता है, तो उसके अभद्र शब्दों की इंटेंसिटी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप वहां पर ये नहीं समझ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो फोर्स जब लगाया जाता है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी वेक्टर। और तीसरा है टेंसर। और वेक्टर लॉ एडिशन, जो एडिशन का मेथड है उस पर बात होगी भैया, चिंता ना करिए। तीसरा है टेंसर। अब टेंसर कौन सी क्वांटिटी है? कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो डायरेक्शनल तो हैं लेकिन हर डायरेक्शन में अलग अलग है। जैसे मान लीजिए मैं इस कमरे में बैठा हूं, ठीक है, तो यहां हवा है ऑब्वियसली, ठीक है सर, तभी आपके मुख से, ठीक। तो अब मान लीजिए यहां जो हवा है उसकी डेंसिटी हर डायरेक्शन में अलग हो, कि मैं ये इधर गया इस डायरेक्शन में, तो अरे हवा मैंने देखी, अरे इसकी डेंसिटी अलग है। अब हाइपोथेटिकल डिस्कशन है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सर यहाँ डेंसिटी अलग होता है। अरे भैया माइनर डेंसिटी वेरिएशन होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब छोड़ दीजिए, अभी खाली बताइए सर केटीजी थर्मो पे चले गए, आप वापस आइए, ठीक है। तो यहां अगर हम कहें कि इस डायरेक्शन में गए और यहां पे जो आपका एयर का डेंसिटी था वो थोड़ा सा अलग है, इधर गए अलग है, उधर गए अलग है, और अलग भी ऐसा कि वहां और वहां और वहां एक को वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तो क्या एक डायरेक्शन बता देने से ईस्ट वेस्ट 45 डिग्री साउथ ऑफ नॉर्थ, ठीक है चलिए, मतलब लेमन डिस्कशन है, चिंता मत करिए, टेक्निकलिटी के साथ बात होगी। तो या चलिए 60 डिग्री, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये सारे डायरेक्शन जो हैं अभी हम देखेंगे कैसे इनको लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो टेंसर क्वांटिटी का मतलब कि अगर हम मतलब अभी अगर हम हर डायरेक्शन में निकलते हैं तो इस पॉइंट पर होगा क्या कि अगर हम हर डायरेक्शन में निकलते हैं और क्वांटिटी का डेटा अपने नोटबुक में लिखने बैठे, या कोई कांटा था जो ऐसे कांप कर बता देता था इतनी डेंसिटी,
तो हर डायरेक्शन का डेटा पूरा लिखने बैठेंगे तो इसे टेबल बन जाएगा भैया। तो मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्शन इज नीडेड, तो पूरा टेबल है। एग्जाम्पल एक तो दे रखा है, चाहो तो मैं उसको अपने पीछे से हटाकर दिखा दूं कि कंडक्टिविटी ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, मैं लिख तो दिया था ऐसे जोश जोश में शो ऑफ करने के लिए, बट मैंने कहा यार एन आइसोट्रोपिक मटेरियल ये बोलना, फिर आइसोट्रोपिक मटेरियल, ये सब ये करेंगे डिस्कस, चिंता मत करिए, ठीक है। थर्मो केटीजी आएगा वहां बात करेंगे, तब हमको जरूर याद रहेगा कि ये टेंसर है क्वांटिटी, ठीक है, आपको बताएं। कंडक्टिविटी नहीं, वहां अलग चीज पे चर्चा होगी, देखेंगे, ठीक। तो जैसे अपना एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी है, बहुत सारी चीजें, अच्छा छोड़िए। तो टेंसर का मतलब है उसका एक डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन का पूरा सेट है, और हर बार अलग अलग जगह जाने में भी अलग अलग वैल्यू आता है क्वांटिटी का। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बोलिए भाई। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में खाली फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स। चलिए इतना रहेगा, जूम कर दिए हैं ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, लेकिन तो स्केलर एंड वेक्टर, दो तरह की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर एंड वेक्टर। चलिए आगे बढ़े भैया। तो हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर से। सबसे पहले बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? नोटेशन। वेक्टर को जब आप नोट करते हैं, लिखते हैं, तो या तो उसके ऊपर मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी का नाम है ए, सिंबल ए है, तो उसके ऊपर ऐसा एरो लगा देते हैं। और ध्यान दीजिए ये एरो हमारी मर्जी से पलटता नहीं है कि सर डायरेक्शन कहीं और लग रहा होगा तो क्या उस एरो को बदलते रहेंगे उस डायरेक्शन के हिसाब से? कतई नहीं। ये सिंबलाइज करने का तरीका है। तो खाली एरो बनाइए और ऐसा ही सिंबल होगा, डायरेक्शन डिपेंडेंट एरो नहीं है। या तो एनसीईआरटी कहता है कि अगर उसी लेटर को ऐसे ब्रॉड में लिख दूं मैं, ठीक है, तो दिस इज स्पेसिफाइंग अ वेक्टर। ये एक वेक्टर बता रहा है भैया कि अगर मैं इसी क्वांटिटी को ऐसे लिखता तो मैं कहूंगा ये मैग्नीट्यूड है, नहीं मतलब गोला बना दूंगा तो आप कहेंगे वैसे नहीं। अगर मैं ऐसे खाली ए लिख देता नॉर्मल लेटर्स में, सिंबलाइज करता उसको क्वांटिटी को, तो ये एक स्केलर यानी उसका मैग्नीट्यूड होता और ये उसका वेक्टर वर्जन होता, सिंबल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया नोटेशन। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए ग्राफ पेपर है बढ़िया वाला, ऐसे धारी धारी लाइनें बनी हुई हैं और देख के मजा आ रहा है, फाड़ के फेंक दीजिए, कोई रोल नहीं उसका, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ऑन पेपर कैसे बनता है। ग्राफ पे ही लिटरली बनाने बैठ जाएंगे वो नहीं। तो अगर किसी वेक्टर को स्पेसिफाई करना है, मान लीजिए 4 गो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, 4 न्यूटन फोर्स है। अब ये जो 4 न्यूटन 4 न्यूटन फोर्स है, मान लीजिए ये फोर्स हमने ली, मुझे इसको दिखाना है, इस फोर्स को शो करना है कि 4 न्यूटन है। तो अच्छा मान लो, और मतलब हमारे पास एक और फोर्स है 2 न्यूटन की, लेकिन दोनों का डायरेक्ट, चलो अभी डायरेक्शन डायरेक्शन छोड़ो, नहीं तो फिर क्या है वो हम मतलब ये वाले पॉइंट में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और इसमें देख रहे हो बहुत कुछ है लिस्ट में, इसलिए रुकिएगा। तो अगर हम यहां पर वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो नोटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 वेक्टर है। मैं कह रहा हूं अभी डायरेक्शन छोड़ो, 4 न्यूटन वाले को रिप्रेजेंट करना है या 2 न्यूटन वाले को, तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड एक लाइन सेगमेंट से बताया जाएगा, जितना भी मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर ये बड़ी लाइन खींची तो 4 के लिए, छोटी लाइन खींच दूं तो 2 के लिए। तो इससे पता चलता है कि लेंथ ऑफ लाइन, जो मतलब जो आपने लाइन सेगमेंट लिया है उसका जो लेंथ है, अगर वो ज्यादा है या अगर वो कम है। ज्यादा है कम है तो पता चलेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा कम है। तो इस लाइन, जो आपका लाइन सेगमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताती है भैया? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ। और इसके आगे एक छोटा सा एरो लगा देते हैं, एक ठो, ठीक है। तो जो छोटा सा एरो हमने लगाया यहां पर, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? दिस इज स्पेसिफाइंग डायरेक्शन। अभी मैंने डायरेक्शन पे चर्चा मत करिएगा सर ये पैरेलल वेक्टर्स हैं क्या, इक्वल डायरेक्शन है क्या, सेम है क्या। अभी खाली ये बताना था कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऑन पेपर रिप्रेजेंट करना है तो एक लाइन सेगमेंट के साथ एक तो एरो खींच दीजिए, हो गए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? मान लीजिए किसी भी वेक्टर को, ये किसी भी वेक्टर को जब आप डायरेक्शन देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, मैं इसको नाम दे रहा हूं, वही एक ए का सहारा लेंगे, तो ये वेक्टर है। अच्छा वेक्टर कैसे पता चलता है? सर ये डंडा खींच दो, एरो बना दो उसके ऊपर, तभी पता चलता है दिस वेक्टर। ओके, अच्छा अगर ये वेक्टर है, अब इस पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा ए कैप। एक छोटी सी जो हमने उसको घर की छत दे दी इस स्वार्थी दुनिया में, वो उसका सर ढकने के लिए नहीं है, वो ये बता रहा है कि इट इज यूनिट वेक्टर। एंड व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। बस उससे मुझे उस डायरेक्शन, उस वेक्टर का डायरेक्शन पता चलना चाहिए।
ओनली डायरेक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड। जाएंगे आगे, अभी आगे जो दिखाया मैंने वो। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए अगर ये वेक्टर है, ये मान लो एक वेक्टर है, अभी एकदम लेमन टर्म में चल रहे हैं भैया, शब्द फेंक दिए, दिमाग ने सुन लिया, थोड़ा तकलीफ हो रही है, आगे जाके बता दिया, खत्म। और आगे जाके न्यूमेरिकली एग्जांपल छोटे 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 लेकर एकदम। तो अब अगर मुझे बताना है कि भैया इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा यार इसका डायरेक्शन शो करो। चलो, तो मैं एक यूनिट वेक्टर बनाता हूं। यूनिट वेक्टर क्या है? एक छोटा सा, रुको अलग रंग से बनाते हैं, लाल रंग, ठीक है, ये बना दिया कि सर ये ऐसे ही लाल रंग से ब्रॉड, अबे ये सब नहीं, खाली शो करने के लिए। तो ये जो हमने अभी बनाया ये वाला, ये क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर। आप नोटिस करिएगा जिस तरफ, अरे ये तो हमारी मुंडी के पीछे छुप गया, मुंडी हमारा बहुत बड़ा है तो पूरा छिपा लिया पीछे। चलिए, तो अब किसी अगर मतलब मुझे अगर यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है तो यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन होगा? हाउ दैट यूनिट वेक्टर कैन बी डिफाइंड, समझिएगा भैया ध्यान से, ठीक है। वो हमारे पीछे छुप गया था तो हमको मन नहीं मानेगा, इवन दो इट इज वेरी स्मॉल थिंग टू से, बट स्टिल। और आगे जाकर मैं यूनिट वेक्टर पूरा एकदम ब्रीफ में बताता हूं, 3D वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर निकाल के दूंगा। तो यहां पे मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, मुझे इसका डायरेक्शन बताना है। तो आप नोटिस करिएगा जो हरे रंग का वेक्टर है वो एक्चुअल वेक्टर है ए वेक्टर, उसका जो एरो है, ठीक है, रुकिएगा भाई, वाह। चलिए, तो उसका जो एरो है, ए वेक्टर जो है, इंसान है भाई, तो जो ए वेक्टर है उसका एरो आपको दिख रहा है, वो जो एरो है वो एरो डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है, आया ना? पक्का? तो जो बाजू में लाल रंग का हमने वेक्टर बना रखा है, स्टिल इट इज नेम्ड एज वेक्टर, बट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेल द डायरेक्शन। मुझे इस ए कैप का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने? मुझे इस ए कैप का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। थोड़ी देर में रुकना, जस्ट हैव पेशेंस। तो ये यूनिट वेक्टर क्या बताने के काम आता है? बोलिए भाई, यूनिट वेक्टर क्या बताता है? एंड हैव पेशेंस, हम जाएंगे इन सब चीजों पे अभी, ठीक है। और अभी ये मतलब मैं टिक मार दे रहा हूं, इसका मतलब खत्म नहीं हो गया भाई। तो यूनिट वेक्टर क्या है? वो सिर्फ बताता है किसको? डायरेक्शन को, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, सुनना। मान लीजिए यहां पर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है, मैं बार बार यही बोलता रहूंगा क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अरे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जे कैप और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है के कैप। सर ये कैप तो आपने सिर्फ ए पे पहनाई थी। नहीं बेटा, हम टोपी नहीं कैप लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज टोपी साउंड्स बैड। तो यहां पर आई जे के, वो तो सुंदर, ठीक है। तो आई जे के यहां पर जो अपने पास तीन डायरेक्शन है, तीन एक्सिस को स्पेसिफाई किया अपन ने यहां पर, ये मुझे नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड भी बता रहे हैं भैया। लेकिन मैं जैसे ही आई कैप सुनूंगा मतलब एक्स, माइनस आई कैप यानी नेगेटिव एक्स, अरे प्लस एक्स माइनस एक्स डायरेक्शन नहीं था, लेकिन वहां पॉजिटिव नेगेटिव बोलने से काम चल जाता था क्योंकि एक का डायरेक्शन था, एक्स वाई में थोड़ी जा रहा था। लेकिन अब मैं बोलूंगा प्लस एक्स तो मैं बोलूंगा आई कैप, मैं बोलूंगा माइनस एक्स तो मैं बोलूंगा माइनस आई कैप। सो व्हाट इज आई कैप? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग, सुना भाई, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस। क्या बोले हम? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज जे कैप? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग वाई एक्सिस। व्हाट इज के कैप? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग जेड एक्सिस। नेगेटिव लगा दीजिए, उसके नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया ये हो गया नेगेटिव के, ये हो गया नेगेटिव वाई और ये हो गया नेगेटिव एक्स। इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमने चारों बातों पे अभी नजर डाली, इससे हम दोबारा शुरू करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। क्यों, उसका रीजन आप थोड़ी देर में अभी समझेंगे। मैंने जो बातें बोली अब उसको आप थोड़ी देर ऐसे साइड पे रखिए, साइड मतलब इधर रखने का, लेकिन थोड़ा साइड पे। और ये अभी जस्ट क्या होता है, मैं जब किसी लेक्चर को शुरू करता हूं, किसी टॉपिक को, मेरे लिए वेक्टर क्या, मैं 11वीं के बच्चे के हिसाब से सोच रहा हूं, ठीक है। अब इस 11वीं, और मैं कुछ दिनों बाद हर लेक्चर के नीचे टाइम स्टैम्प भी डालूंगा कि कोई अगर ड्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, ड्रॉप लिया है उसने, ठीक है, तो वो किस पॉइंट से शुरू करे ताकि उसको अननेसेसरी वाली बातें या कौन से पॉइंट को स्किप करे कि अननेसेसरी बातें उसके लिए रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है। मैं एडिट करके उनको डाल सकता हूं, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि यार हर इंसान की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, ठीक। तो आप देखिए, ये जो हमने लिया, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं फिर से हम शुरू कर रहे हैं, तो व्हाट इज अ वेक्टर? तो सर हमने तो पता है कि मान लीजिए ए क्वांटिटी है और ए क्वांटिटी को वेक्टर अगर बताना है तो उसके ऊपर एक एरो बना देने का, ठीक है। सर वेक्टर के पास तो दो चीजें होती हैं, वेक्टर के पास एक होता है मैग्नीट्यूड और वेक्टर के पास होता है एक डायरेक्शन, वेक्टर के पास होता है एक डायरेक्शन।
तो सर ये जो आपने अभी बनाया इसमें मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है? सर देखो ये जो हमने डंडियां खींच दी इस ए के आजू बाजू, ये क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखना पड़ता है ना, हमारा बड़ी मुंडी छुपा न ले। तो ये मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करता है। और ये किसको स्पेसिफाई करता है भैया? तो ये स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन को। दिस स्पेसिफाइज डायरेक्शन। अभी बात हुई थोड़ी देर पहले। तो जब आप किसी वेक्टर को लिखते हैं तो वेक्टर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज डायरेक्शन, सेकंड इज मैग्नीट्यूड, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इट बिकम्स अ वेक्टर। तो यहां पे ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका, या तो आप डायरेक्टली उसको ए के ऊपर जो डंडा, मतलब जैसे आपने वेक्टर का सिंबल लिया था उसी को लीजिए और बाजू में दो डंडे खींच दीजिए। ठीक है, या तो ये कर दीजिए, या तो सिंपल सीधा सिंबल लिख दो। वो क्या कहता है? मैग्नीट्यूड। मैंने नहीं बोला अभी थोड़ी देर पहले बोल्ड लेटर लिखोगे तो जो वेक्टर है, अरे एनसीईआरटी का छोड़ना भाई, नोटबुक में क्या घिस घिस के फाड़ दोगे क्या? बोल्ड लेटर बनाना है वेक्टर के लिए, अब एरो लगाओ सिंपल। तो ये जो ए है ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? तो अरे तो ये इसके ऊपर कोई एरो तो लगा नहीं, सर ये तो मैग्नीट्यूड है। इनटू क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, ए कैप। ए कैप है डायरेक्शन, ए है अपना मैग्नीट्यूड। समझे कि नहीं? अच्छा, यानी वेक्टर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, मतलब समझेंगे। मान लो एक तो फोर्स है, एक फोर्स है जो लग रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 2 न्यूटन की। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड देखो कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। 2 न्यूटन का ऐसे लेंथ। अब आप बोलोगे सर 2 न्यूटन कैसे लेंथ में होता है? वो तो मीटर होता है ना। अरे ग्राफ नहीं बनाया जिंदगी में भैया, लिटरली ग्राफ पेपर बनाना नहीं, फाड़ के फेंक चुके हैं वो तो। लेकिन उस पर जब आप वेक्टर शो कर रहे हैं तो लाइन सेगमेंट तो लेंगे ना भैया। कंपैरेटिव स्केल पे नहीं बात होगी 2 न्यूटन 4 न्यूटन सेम बना देंगे क्या? स्केल का कुछ मतलब नहीं है क्या जीवन में? है ना। ठीक, तो 2 न्यूटन है। अच्छा 2 न्यूटन इस वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? सर 2 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड है, इतना तो हमें मालूम है। आगे बोलो। तो 2 न्यूटन अगर मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर बताओ क्या लिखा जाएगा? दिस विल बी 2 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय आई कैप एंड दिस बिकम्स 2 आई कैप न्यूटन। दिस बिकम्स 2 आई कैप न्यूटन। दिस इज आवर वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर। अब इस वेक्टर में क्या क्या है? सर इसमें यूनिट है, सर इसमें डायरेक्शन है, सर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप भी जानते हैं यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास है डायरेक्शन। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। आइए लगाएं इस पे एक छोटू सा सवाल। एग्जाम्पल, अ बर्ड फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ आई रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर। पहला सवाल है तो इतनी कहानी देनी पड़ेगी। इफ आई, अरे इसके बाद तो आई, इसके बाद आई। इफ आई रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सप्रेस द वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन वेक्टर फॉर्म। देखिए उसका मैग्नीट्यूड जो है, मान लीजिए वेलोसिटी है तो सिंबलाइज कर रहे हैं, वी वेक्टर है वो चाहिए अपने को, वी तो वेक्टर है वो अपन को चाहिए। लेकिन अब वेक्टर बना किससे होता है? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। तो मैग्नीट्यूड तो है भैया 20 मीटर प्रति सेकंड, और सर डायरेक्शन बता दो तो वी कैप है आई कैप। सर ये वी कैप क्या है? अरे वी कैप सिंबल में बता रहा है यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज वी? वेलोसिटी। व्हाट इज कैप? यूनिट वेक्टर। तो व्हाट इज वी कैप? यूनिट वेक्टर फॉर वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ग्रामर। तो वी कैप इज आई कैप। तो ये जो आई कैप है ये जनरल है भैया, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी ने बोला। अच्छा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये भी स्पेसिफाई किया, बताइए इतना प्यारा। तो अब अगर वी वेक्टर लिखना है तो सिंपल 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है। बात समझ आई अपने को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। यानी मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक ठो वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया या बड़ा बनाएं क्या इसको? मान लीजिए ये वेक्टर है, ये तो सिर्फ बहुत बड़ा बना दिया आपने। ठीक है चलो, ये ए वेक्टर। अच्छा इस ए वेक्टर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? तो ये कह रहा है भैया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। यानी अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने वेलोसिटी क्या बर्ड की क्या 20 लिखी थी? हाँ 2, मैं 2 आई लिख रहा हूं। तो मान लीजिए यहां पर बर्ड की जो वेलोसिटी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ताजा ताजा जो लिखी वो कितना था? 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के लिए मैं यूनिट हटा देता हूं, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। तो 20 आई कैप इज द वेक्टर। सी यू हैव टू अटैच द, पानी पी लें भैया। तो एक सिंपल सी बात है कि आपको अटैच तो करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट तभी पता चलेगा क्वांटिटी कौन सी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उसके डायरेक्शन को बता दे रहे हैं,
और जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आप कंसिडर कर ले रहे हैं। थोड़ी देर के यूनिट को साइड पर रखिए, बिकॉज वी ऑलरेडी नो क्वांटिटी कौन सी है। तो अब अगर मैं बोलूं वेक्टर, तो आप बोलेंगे 20i वेक्टर। हाँ, तो 20i जो है ये अपना वेक्टर है। अगर मैं इस 20i से 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, या -2 को मल्टीप्लाई कर दूं, या -1/2 को मल्टीप्लाई कर दूं, या 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? What will happen with the graphical representation? What will happen with the graphical representation? ठीक है, तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मेरे को देख, और देखिए आप लेक्चर देखें, ठीक है, अब जो जुगाड़ बैठता है, मैं कई लेक्चर में बोल चुका हूं, बट फिर भी जो जुगाड़ बैठा है अपन बैठा के बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा बड़ी मुंडी पीछे छुपा ले चीजों को, तो अगर कभी ऐसा लगता है तो मैं कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से वो थोड़ा साइड करके उसका स्क्रीनशॉट यहां डाल दें या ऐसा कुछ। तो व्हाट विल हैपन विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, अब देखिए अगर ये नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वेक्टर जब रिप्रेजेंट किया जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के आने के बाद वाली क्वांटिटी से, मतलब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या होगा देखना। अब सबसे पहले 20 इंटू आई कैप किया, तो सर आई कैप के साथ क्या करेंगे, वो तो बीच में आ रहा है। अरे कुछ नहीं करने का, आई कैप साइड रहा, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, और बाद में लगा दे आई कैप। सर 20 इंटू -2 मतलब जो अपना 20 आई कैप इंटू -2 करेंगे तो क्या होगा? अरे करके दे देख फिर से, 20 इंटू -2 कर, क्या आएगा -40, और आई कैप लगा दे। बट इसको ऐसे मत सोच, इसको सोच 40 इंटू माइनस आई कैप। अबे न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी होती है नेगेटिव, वो तो उसका डायरेक्शन बता रहा है ना। सी वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स। अब आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी, सर टेम्परेचर नेगेटिव होता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ नेगेटिव लगता है। अरे स्केल है भैया, रेफरेंशियल स्केल है, किसी ने बनाया है, उस रेफरेंस के बेसिस पे बात हो रही है, समझ रहे हैं इस पॉइंट में। तो यहां पे जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बना -40 है, लेकिन इसका क्या सेंस बना है? तो 40 इंटू माइनस है, यानी इफ द डायरेक्शन वाज, सुनना, इफ द डायरेक्शन वाज आई, नाउ द डायरेक्शन हैज रिवर्स्ड बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड दैट नंबर विद नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद -1/2 मल्टीप्लाई करिए, तो -1/2 मल्टीप्लाई करने से 20 इंटू 1/2 10 आएगा, और नेगेटिव यानी 10 माइनस आई कैप। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं भैया, क्या दिक्कत है? अरे 20 का आधा किया 10 हो गया, वो माइनस लगाया लेकिन आई के साथ, बिकॉज डायरेक्शन है। अच्छा 1/2 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? वो आएगा 10 आई कैप। तो मैं कह रहा हूं ये जो हमने वेक्टर यहां बना रखा है, ए वाला वेक्टर, इसके हिसाब से अगर ग्राफिकल बात हो तो, और मैं सारे वेक्टर जो होंगे 1 2 3 4 एक ही रंग से शो कर रहा हूं, ठीक है, रेड कलर से। तो अब अगर मुझे ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के लिए मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 4 केस लिए हमने, इसको यहां शो करना है ग्राफिकली। तो पहले वाले केस, अच्छा और एक और चीज, वो 20i था, इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये आई कैप है, और इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट की वो है 20 यूनिट। स्केल भाई मतलब ठीक है, जब आप कंपेयर करें तब रिक्वायर्ड। तो जो लेंथ है वो 20, और जो अपना एरो है वो आई कैप है, तो यानी यही डायरेक्शन है आई कैप का, जिधर एरो का हेड शो कर रहा है, और लेंथ जो आपका लाइन सेगमेंट है 20। अच्छा अब मैं रेड कलर से बना रहा हूं चारों जो वेक्टर आए हैं। 40i का मतलब मैग्नीट्यूड हैज बीन इंक्रीज्ड, 20 मतलब आपका 2 टाइम्स हो गया, 20 से 40 हो गया भैया। तो पहले लेंथ बड़ी कर दी, देखना एक मिनट, ये नंबर हटाने पड़ेंगे, नहीं जगह कम पड़ेगी। तो लेंथ क्या करें, पहले बड़ी कर देते हैं। तो लेंथ बड़ी करने का मतलब है जो अपना वेक्टर था उससे इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है। क्या किया उससे, उसको देखना बड़ा बनाया। अब मुझे डायरेक्शन सेम रखना था भाई, ये आई कैप है वो भी आई कैप है, डायरेक्शन सेम रखना, इसलिए वही बनाया। बट क्या लेंथ बड़ी घटी, बढ़ गई, डायरेक्शन सेम रहा, हाँ, क्योंकि आपने पॉजिटिव मल्टीप्लाई किया तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। तो ये जो वेक्टर है वो अपना नया वाला वेक्टर है, कौन सा, फर्स्ट केस वाला। अच्छा सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में, तो सेकंड केस के अंदर अपना वेक्टर हो गया -40, मतलब इसी वेक्टर को लो, इसी वेक्टर को लो, जस्ट रुकना, इसी वेक्टर को लो, ठीक है, इसी वेक्टर को लो और ये पलट दो, ये पलट दो, यानी लेंथ तो उतनी ही कर देनी है जितना फर्स्ट केस में किया, 40 हो गया, 40 यूनिट्स हो गया, लेकिन डायरेक्शन प्लस आई रहा या माइनस आई हो गया। अरे भैया माइनस आई हो गया तो पलट देंगे, खुशी खुशी ये पलट दिया। अच्छा अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में, तो थर्ड केस में तो मैग्नीट्यूड आधा हो गया, ठीक है, तो मतलब लेंथ छोटी कर देनी है, बट डायरेक्शन क्या है, -i, यानी डायरेक्शन पलटना है कि नहीं, हाँ पलटना है, तो -i में शो करना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड कम करना है। तो देखिएगा ये रहा वेक्टर, रेड रंग, ये रहा वेक्टर, जो हमारा ए वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड आधा कर दिया, और -i की वजह से डायरेक्शन भी पलट दिया। तो नेगेटिव का क्या इंपैक्ट आएगा डायरेक्शन पे, समझ रहे होंगे।
नंबर 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई करने पे, 1 से छोटा मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लास्ट वाला 10i, सिंपल, बस ये हो गया अपने 4 वेक्टर। दिस वाज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब उठाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। इन पे एक एक करके बात होगी। जिनके लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा डेप्थ में जाके डिस्कस करने की होगी उनको और ज्यादा मतलब बातें करेंगे उससे रिलेटेड, और जिनके लिए सिर्फ खाली वही बेसिक तरीके से अगर डिफरेंशिएट कर लें या नॉट लिटरली डिफरेंशिएट कर लें, खाली डिफरेंस उन दोनों बीच में देख लें कि क्या हो रहा है, अगर खाली उतनी सी बात अपने समझ लें तो भी बहुत है। वो डिपेंड करेगा किस पॉइंट पे अपने हैं। सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। तो जब आप किसी वेक्टर को इक्वल कहते हैं, दो वेक्टर्स को, सॉरी एक वेक्टर कैसे इक्वल कहेंगे, तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी, और इनको आप कह रहे हैं ये इक्वल वेक्टर हैं, यानी ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनका एंड डायरेक्शन सेम हो, दोनों एक नहीं, ठीक है, एक नहीं, दोनों सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और एंड लिखा है बीच में, यानी अगर इसको ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, तभी वो वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल वेक्टर्स, अदरवाइज वो नहीं है। यानी उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है, दोनों। उसमें आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि जे होगा वो होगा ऐसा, ठीक। तो वेक्टर मतलब दोनों, एंड लिखा है बीच में, ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चंस आएगा तो यूज करेंगे, अभी तो जो बेसिक बात बताई वो। तो देखिए अब नेगेटिव वेक्टर्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट इक्वल वेक्टर हो गया भैया, तो अब सेकंड बात कर रहे हैं नेगेटिव वेक्टर के। तो नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग है, मान लीजिए अभी हमने इससे पहले दो वेक्टर्स को जब इक्वेट किया तो बोला इक्वल है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम। तो अगर दोनों को अपन ने सेम किया, इसका मतलब अब सुनना ध्यान से, मैं इस बार जब ए और बी को इक्वेट करूंगा तो नेगेटिव लगाकर इक्वेट करूंगा। क्या मतलब है इसका, नेगेटिव लगाकर इक्वेट करने का मतलब क्या है भाई, ग्राफिकली भी देख, अगर एक वेक्टर ये वाला है ए वेक्टर और उसको इक्वेट किया है बी से बट विद अ नेगेटिव, इसका मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, सुना, ठीक है, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो तो ए के जैसा ही रहेगा, ठीक है, ए के जैसा ही रहेगा, बट जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट क्या होगा, एंटी पैरेलल। डायरेक्शन क्या होगा भैया, एंटी पैरेलल। अच्छा, इससे पहले वाला भी मैं ग्राफिकली शो कर सकता था, देखना ये वेक्टर है और ये जस्ट मैंने इसी का एक वर्जन यहां बाजू में बना दिया, खत्म। तो अगर इस मतलब पहले वाले केस में बोलूं तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और दूसरे वाले केस में अगर ये ए वेक्टर है तो आप देखना इन दोनों को इक्वेट कैसे किया, नेगेटिव से। यानी अगर आप किसी एक वेक्टर को दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हो तो सिर्फ एक नेगेटिव का कोरिलेशन है, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो भैया सेम ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। डायरेक्शन इज ऑपोजिट, या इसको छोटे शब्द में कहूं क्या, ठीक है, एंटी पैरेलल का भैया, क्या कह रहे हैं, एंटी पैरेलल। और इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे भैया, तो इनको बोलेंगे पैरेलल। एक तो एंटी पैरेलल है और एक तो पैरेलल है। ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। अब बात करते हैं जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर क्या है, थोड़ा सुनना भैया, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या है। जैसे एक सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मान लो मैं तुमसे एक मतलब एक स्थिति लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, उसके हिसाब से सोचते हैं कि मान लो जैसे एक मतलब एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है छोटा सा, इसके इधर वाले पॉइंट पर एक आदमी फोर्स लगा रहा था, एकदम से जान लगाकर 400 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और उसके ऑपोजिट साइड पर एक दूसरा आदमी है जो 400 न्यूटन लगा रहा है। देखिए मैं ये सारी बातें बहुत कंसेप्चुअल तरीके से कह सकता हूं, लेकिन राइट नाउ वी आर बिल्डिंग, नॉट दैट दिस, तो धीरे धीरे होगा। तो आप इस केस में जब ऑब्जेक्ट के दोनों आजू बाजू 400 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और एकदम आप समझते हैं भैया इस केस में क्या होने वाला है, ये तो हम बहुत पहले से सेंस बनाने लग जाते हैं कि इक्वल फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है और लग रही है। अब अगर कोई बोले कि इसमें बताओ भैया उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा, टेल मी कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो भैया जे 400 है, जे भी 400 है, तो ये कट जाएंगे दोनों जस्ट। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को पकड़ के दोनों ये खींच रहा हूं, ये तो थोड़ा टूटने का डर है, ठीक है, ये है, इसको ऐसे खींच रहे हैं। अब खींचने में न ये इधर जा रहा है न ये इधर जा रहा है,
भैया किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने से इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन अगर वो कुछ ना कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऐसा खींचने से ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं टिका हुआ है। तो मतलब मैं नेट फोर्स बोलना नहीं चाहता, बट ठीक है, अब चलिए नेट फोर्स क्या होगा इस पर, तो दैट विल बी 0 न्यूटन का भैया, 0 न्यूटन। कितना होगा? 0 न्यूटन। अच्छा, अब एक सवाल फेंकेंगे हम आपकी तरफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सर इसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 0 न्यूटन ही है, सिंपल, यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन? अरे 0 न्यूटन का डायरेक्शन क्या होगा भैया? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट? टेल मी, बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इस 0 न्यूटन का डायरेक्शन नॉट डिफाइंड है। आप अपने घर से निकले, पूरी शहर में भ्रमण किए, यहां वहां तफरी काटे, घर पर वापस आ गए, तो अगर कोई पूछे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलिए। अरे डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, स्ट्रेट लाइन में भी हम इस पे बात तो कर ही चुके हैं ना भैया, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, उसका अपना एक डायरेक्शन होता है, तो बात हो रखी है। तो मैं तुमसे अगर ये बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट, तुम घर से निकले, सब कुछ किया, वापस आए, डिस्प्लेसमेंट बोल, तो 0। सर ठीक है, मीटर लगा देते हैं, पता है डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा डायरेक्शन बोल, डायरेक्शन बोल। नॉट डिफाइंड, क्यों? बिकॉज द नेट वैल्यू इज 0। टू हैव अ डायरेक्शन देयर शुड बी ए नेट प्रेजेंट। फोर्स अगर लग रहा था यहां पे 40 की जगह अगर मैं 38 न्यूटन कर दूं, तो नेट इधर की तरफ 2 न्यूटन बचेगा। 40 माइनस 38 2। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, इसमें A1 A1, अरे ये सब नहीं डिस्कस कर रहा भाई। बेसिक लेमन टर्म में क्या हम नहीं सोच सकते? बिल्कुल सोच सकते हैं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 2। अच्छा, तो ये जो वेक्टर मैंने अभी बनाए, इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 0, बट इन वेक्टर का डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये एम्बिगुअस आंसर नहीं है, ये श्योर आंसर है, दैट द डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो उसके बाद को इनिशियल वेक्टर, फिर छोटे छोटे पॉइंट भी हैं, ऐसा नहीं कि हर पॉइंट इतना डेप्थ में जाना है। तो डी पॉइंट, डी हमरा मुंडी के ऊपर है, ठीक है। तो को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसे वेक्टर जिनका टेल, क्या बोला मैंने? टेल। सर ये क्या बोल रहे हो आप? सुन लो भाई, अभी हमने वेक्टर को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो ये वाले पॉइंट को हम कहते हैं टेल, और ये वाले पॉइंट को कहते हैं हेड। टेल से हेड के बीच के लेंथ को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए, यू मतलब उस पर्टिकुलर लेंथ जो आपका लाइन सेगमेंट है उसको यूज कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो हेड है यानी एरो है वो डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निकल नाम दे रहे हैं भैया, ये टेल है, ये हेड है। तो टेल इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, टेल इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस वेक्टर, वो वेक्टर कहां लग रहा है? सिंपल, हमारे यहां पे किसी ने ऐसे ऐसे उंगली से ऐसे किया, ए, तो ये है, ये उस उंगली से फोर्स लगाया, इधर कुछ फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ कि भैया ये जो लगाया, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहीं लगाया, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और हेड इज द डायरेक्शन। तो को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसे वेक्टर जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, यानी एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। अब आप देखिए सबका टेल एक ही जगह है, ऑल द वेक्टर्स टेल्स आर ऑन एट द सेम पॉइंट, सबके टेल एक ही जगह है। हेड कहीं भी पॉइंटेड है भाई, डायरेक्शन शो कर रहे हैं अलग अलग है, ऑब्वियसली। क्या ये वेक्टर सेम है? बिल्कुल नहीं। तो वो तो बोल नहीं रहा, क्या बोल रहा है? कोइनिशियल, खत्म। तो नेक्स्ट बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स की। अच्छा, अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? भैया अगर कोलिनियर वेक्टर की बात करनी है तो या तो वो सेम लाइन में हो, या वो पैरेलल हो। इनको क्या बोलते हैं भैया? कोलिनियर वेक्टर्स। टर्मिनोलॉजी है, वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं, समझना पड़ेगा। तो कोलिनियर वेक्टर क्या है? आइदर सेम लाइन में बना दो और पैरेलल होने चाहिए, उन्हें क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर वेक्टर। समझ रहे हैं इसको? तो कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद है कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर। मीनिंग, कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है? मान लीजिए एक ठो वेक्टर है ऐसा, अब कोप्लेनर का मतलब क्या है? तो आप देख रहे हैं अभी जो ये दो येलो कलर के हमने बना रखे हैं वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर जो बना रखे हैं, इनके हिसाब से सोचिए ये कौन से वेक्टर है? क्या इसी प्लेन में है? बिल्कुल। देखिए जहां मैं लिख रहा हूं वो उसका एक प्लेन है, उसी में दोनों हैं। तो उससे बाहर मैं यहां आ जाऊं तो ये उस प्लेन से बाहर आ गए। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है, मैं भी दिखाता हूं, रुकना। यहां पे वेक्टर है, मैंने पेन उसके बाजू में रखा है और मैं पेन उठा लाया, ये वेक्टर है, ठीक है। तो कोप्लेनर का मतलब क्या है? सेम प्लेन। कोप्लेनर का मतलब क्या है भैया? सेम प्लेन।
नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है? ऑब्वियसली डिफरेंट प्लेन। अरे प्लेन का मतलब क्या है, सुनना, ये है एक्स, मतलब रुकिए एक्सिस बना लेते हैं, ये वाई एक्सिस है मान लो, ये एक्स एक्सिस है मान लो, और ये जेड एक्सिस है मान लो। अब यहां पर मैं वेक्टर बना रहा हूं, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। अब अगर तुमसे कोई प्लेन पूछे तो सर ये वाला प्लेन जो है, ये जो प्लेन है ये वाला, ये तो एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है भैया? एक्स वाई प्लेन। और ये जो दूसरा वाला प्लेन है ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? तो सर ये तो एक्स जेड प्लेन है। तो क्या ये सेम प्लेन है? नहीं, ये तो डिफरेंट प्लेन है। तो क्या उनको कोप्लेनर बोलेंगे? नहीं, ये नॉन कोप्लेनर है। क्या है? नॉन कोप्लेनर। तो प्लेनर का मतलब क्या हुआ? मान लो उसी एक्स वाई में एक और वेक्टर ऐसे खींच दिया मैंने। अरे कोई कोई ये थोड़ी बोल रहा है डायरेक्शन सेम होना चाहिए, कोई थोड़ी बोल रहा है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, कोई थोड़ी बोल रहा है वेक्टर सेम होना चाहिए। हम कह रहे हैं भैया मतलब वेक्टर इक्वल होनी चाहिए, कोई ये नहीं कह रहा, कह रहा है कोप्लेनर, बस इतनी बात है। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ? सेम प्लेन। तो अगर यहां पे ये वेक्टर है ए वेक्टर और यहां पर ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो आप ध्यान दीजिएगा ए और बी वेक्टर कोप्लेनर हैं। लेकिन अगर ये सी वेक्टर है तो ए और सी नॉन कोप्लेनर हैं, नॉन कोप्लेनर। चलिए, फ्री एंड फिक्स्ड वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एंड फिक्स्ड वेक्टर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वेक्टर का एक टेल होता है और एक हेड होता है। टेल इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या है टेल भाई? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब टेल अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ध्यान से देखिए, तो इस केस में मैं अगर किसी वेक्टर को फिक्स्ड कह रहा हूं, यानी जहां लग रहा है वहीं उसको सॉल्व, मतलब वहीं उसको रखना पड़ेगा। सॉल्व का तो बाद में देखिए करें, एनालिटिकल और ग्राफिकल में आएगा। तो अगर मान लीजिए वेक्टर है, अब वेक्टर को अगर आप जहां उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहां से नहीं मूव करा सकते तो उसको बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर। बट अगर मान लीजिए मैं इस वेक्टर को यहां पर चूज कर लूं और फिर इसको यहां से वहां कहीं भी लेके भाग जाऊं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वहां था, लेकिन सॉल्व करने के पर्पज से मैं सारे वेक्टर को उठा के, मान लीजिए जितने वेक्टर हैं यहां पर, ये वाला इसको भी ले चलते हैं, चलो इसको भी ले गए, ये देखो इसको भी ले गए, थोड़ा मतलब सेम ही दिखेगा शायद, वो इसलिए प्रॉब्लम है। दूसरा ले आते हैं, रुको, दूसरा ये देखो, ये देखो, ये रुकना, एक और अबे डरा का रहा है, देख यहां क्या किया, बाकी समझ चुके थे तो उनको खाली किया, इनके पास लाया नहीं, ऐसा नहीं, तीनों को हम उठा के लाए। और ध्यान से देखिए तीनों को हमने क्या बना दिया? को इनिशियल। सर ये सब तो हमें सुना नहीं, इसके जस्ट पहले नहीं बताया को इनिशियल वेक्टर। तो आप ये सोचो, अगर वो वेक्टर फिक्स्ड वेक्टर होता, फिक्स्ड वेक्टर, तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सारे के सारे क्या थे? क्या है ये है फ्री वेक्टर्स। और अगर ये फ्री वेक्टर्स हैं तो इनको आप इस दुनिया में जहां चाहे वहां लेके जा सकते हैं और ये खुशी खुशी आपके साथ जाएंगे। तो फ्री एंड फिक्स्ड वेक्टर। देन व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या भैया? तो यूनिट वेक्टर की बात अब थोड़ी डेप्थ में होगी, सुनेंगे। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? ठीक है, यूनिट वेक्टर का मीनिंग। और हाँ देखिए, यूनिट वेक्टर का सवाल कब लगाएंगे, रुकना, पहले मैं बात करूंगा वेक्टर इन 2D प्लेन, तब जाके आपके साथ, रुकना, हाँ ये एक तो ये वाला सवाल और इसके पहले वाला एक और होगा शायद, हाँ ये वाला। ये सारे सवाल जब करने हैं मुझे, तो मुझे यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट है। बट अभी तो मैं यूनिट वेक्टर आपको समझा रहा हूं ना, बस यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर सुनना ध्यान से, यूनिट वेक्टर का काम क्या था, अभी इससे पहले तो ब्रीफ खाली ओवरव्यू दिया, बस ऐसे दिखा है यूनिट वेक्टर कुछ तो है, आईजे के नाम बोलना था इसलिए। अब यूनिट वेक्टर क्या है? तो एक वेक्टर को जब आप लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका होना चाहिए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। यानी देखिएगा सिंपल सा है बट फिर भी, मान लीजिए एक वेक्टर है 2i कैप और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, वेक्टर कितना है 2i कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 इस वेक्टर से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 को ले जाएगा, बचेगा i कैप, और ये क्या है? यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बट ये मतलब ये जो अपने यूनिट वेक्टर होते हैं, ये जो यूनिट वेक्टर है ध्यान से देखना, ये मैंने यहां पे इस पॉइंट को कहा था, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, दीज आर स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारी गिवन डायरेक्शन कोई हमने मान ली ये वाली अलग है, वो 45 डिग्री पर है ईस्ट से, 30 डिग्री अपना क्या बोलते हैं नॉर्थ ऑफ साउथ से, तो ये अपने जो माना हुआ है ना उसको आईजे के जब आप डिफाइन करेंगे तब अलग बात है भैया, ठीक है। तो ये वाले अपने नहीं, मतलब वो वाले पॉइंट पे जाने के लिए अपने को पहले बात करनी पड़ेगी 2D प्लेन में वेक्टर की, तब जाके अपने मैग्नीट्यूड और ये सब चर्चा कर पाएंगे ना। अभी तो एकदम सिंपल केस तो वही आएगा जो था, ठीक। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालना हो, ठीक है, किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। यानी मान लीजिए एक वेक्टर है मान लो -4k कैप, अब इसका ये वेक्टर है, मान लो दिस इज वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज -4k कैप।
आप कोई बोले कि अगर ये वेक्टर -4k कैप है तो अपन को चाहिए इस वेक्टर का कैप, मतलब उसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो क्या करिए जाए, क्या करेंगे बताओ? सिंपल, इससे इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? दोबारा ए लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 यूनिट। सर -4, अबे 4 से 4 गया, क्या बचेगा? -k। ये आया अपना जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, यानी z एक्सिस को शो कर रहा है नेगेटिव, यानी नेगेटिव z एक्सिस। ठीक है, तो हम यहां से सिंपल सी एक तो ये जो हमने बॉक्स में डाल रखा है ये बात ले चलते हैं, और दूसरी बात ये ले चलते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर के पास उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या शो करना है? डायरेक्शन को। आप सोचिए, क्या जब हमने यूनिट वेक्टर निकाला, जब इस वाले केस में हमने यूनिट वेक्टर निकाला, तो क्या आई के साथ कुछ लगा हुआ है क्या? 1.5, 2, -1, 3, 6 ऐसा कुछ लगा हुआ है क्या? हाँ, यहां पर -k में तो लगा हुआ है -1 सर। ठीक है, 1 चलेगा, 1 चलेगा। यानी यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है, बताता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसका खुद का, अरे जब उसको नाम ही दे दिया वेक्टर, तो उसके साथ कुछ कैटेगरी एसोसिएट करनी पड़ेगी ना, कुछ बातें एसोसिएट करनी पड़ेगी ना, कि भाई ये मैग्नीट्यूड रखता है क्योंकि वो वेक्टर है। भाई कैटेगरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उस जब वेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट, इसलिए उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, और उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? डायरेक्शन। और इस सिंपल सी बात को समझिएगा, अगर आप किसी वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, ये यहां पे लिख रखा है, उसी को यूज करता हूं, ये वेक्टर है ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दिस। सोचो, अगर मैग्नीट्यूड से तुम इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका खुद का थोड़ी इंपैक्ट आना चाहिए मैग्नीट्यूड पे वेक्टर के। अरे अगर ये 2i होता तो मान लो आपका वेक्टर, एक्चुअल वेक्टर जो भी होता है, इससे 2i मल्टीप्लाई करने पे डबल हो जाता। वो तो थोड़ी देर पहले देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी जो यूनिट वेक्टर है उसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और सिर्फ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। तो ये हो गई बात अपने यूनिट वेक्टर की। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, यहीं तक रखेंगे अपने डिस्कशन को आज के लेक्चर के लिए। तो जब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे तो अपन बात करेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है। रीजन भी आप चारों एक साथ पढ़ सकते थे, मैंने माहौल बनाया। उसका रीजन ये है क्योंकि जब मैं इनको पढ़ाऊंगा, जब मैं इनको एक एक करके डिस्कस करूंगा, तो अब मैं मोशन में जा रहा हूं। अभी तक मैंने वो बातें बताई जो वोकैबुलरी में जरूरत थी। मैं इस डिस्कशन से आपके सामने मैंने कुछ कुछ चीजें फेंक दी। अरे प्रोजेक्टाइल मैंने थोड़ा बोला, मतलब नाम लिया ना, तो जब दिमाग उन सारी चीजों को सुन लेगा, बिट्स एंड पीसेस में ऐसा फेंक दिया, कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ा होगा, जरूरत नहीं है, और जब जरूरत नहीं होती तो दिमाग जरूर रख लेता है, तो कहीं किसी कोने में पड़ा होगा तो वो पड़ा रहने दो। अब जब मैं उस पॉइंट को टच करूंगा तो वो पड़ा हुआ कूद पड़ेगा क्या, और तभी की तभी, क्योंकि अब आपके दिमाग में अब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस बात से हिंडर्ड नहीं है कि ये कभी सुना तो है ही नहीं, इसका नाम ई का होता है। तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, एंड विल गो इन डेप्थ, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, वो सब जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। पूरा दोबारा नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, उतना टाइम नहीं लेगा, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है, इसलिए बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर से, एंड विल गो टू मेनी केसेस ऑफ वेक्टर। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें यहां पहले वो खत्म करेंगे, फिर 2D उठाएंगे, देन विल टेक, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप चिंता मत करिए। मैं हर क्लास में शो कर रहा हूं इसीलिए ताकि पता चले कि आपके लिए कितना कुछ यहां पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो उस डेप्थ के बारे में खाली ये शो किया मैंने, और एक सिंपल सी बात आखिर में जो मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने साथ ले जाएं एट द एंड, व्हेन आई बिगिन अ चैप्टर। ठीक है, तो अभी भी जैसे मैं इस जब लेक्चर को मुझे एंड करना था, जब मैंने सॉ कि टाइम कितना हो चुका है, बिकॉज देयर इज एक टारगेट है, मैंने सिलेबस को ब्रेक किया नीट के हिसाब से, जेई के हिसाब से, और मैं उस पेस में पुट करूंगा सिलेबस को, लेकिन इस डेप्थ में पुट करूंगा कि हम स्किप मार के भी अगर उस पॉइंट पे जाएं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उस पॉइंट से भी लगेगी हाँ बातें समझ आ रही हैं। तो मैंने जब वो नेक्स्ट पॉइंट देखा ना, पोजीशन वेक्टर नीचे टॉपिक था, तो मेरे मन ने कहा बोलना भाई आगे रखना, आगे वाला तो और बढ़िया है, उसमें तो पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर है, माइनस पूरा न्यूमेरिकली बात होगी, फिर 2D वेक्टर लेते हैं, कंपोनेंट बना के क्वेश्चन 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 खूब सारे। अरे भाई, लेकिन अगर मैं ही पेशेंस नहीं रखूंगा तो हाउ कैन आई टेल यू टू कीप पेशेंस। आई सेड, मैंने अपने माइंड को बोला कि नहीं, यहीं तक रख भाई, इतना ही बहुत है, इतना एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आप इसको 2x की स्पीड पे देखते हैं, जो आपकी इच्छा जैसे आप देखते हैं, तो आप एक सेंस बनाएंगे वोकैबुलरी उस टर्म का, हर एक शब्द जो पूरे चैप्टर के एंड तक आने वाला है। मैंने ऑब्जर्वर का भी एक छोटा सा ग्लिम्स दिया बीच में, ट्रेन चलती है ऐसा।
वो इसीलिए दिया, रीजन बीइंग जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू हैव पेशेंस. द प्रिपरेशन फॉर एन एग्जाम इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस थिंग. कल सुबह उठे, पढ़ाई की एकदम 8-10 घंटा, एकदम पन्नों में आग ही लगने वाली थी चिंगारी, और अपन ने भैया एकदम फिर अगले दिन शांत. क्यों? क्योंकि पूरे दिन जब मेहनत की तो रात को सोचा अबे क्या मिला ये करके. अरे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट डे. सो टू कीप गोइंग व्हाट डू यू नीड? पेशेंस. सो कीप पेशेंस एंड टेक एवरीथिंग टू दैट पर्टिकुलर एंड वेयर इट फील्स सेटिस्फैक्टरी. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे अपनी चर्चा को शुरू करेंगे. एंड अब न्यूमेरिकल पोर्शन में एंटर होंगे. जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में लिया भर भर के, वैसे माहौल बन चुका है, तवा गरम है और अब चढ़ाने की बारी आ चुकी है. थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर. टेक एवरीथिंग टू द एंड.